台湾岛内，谁想搞台独，就是分裂中国的国土，必将遭到历史和法律的严惩。的目标。然而，面对中国的文攻武吓，我也有守护台湾的决心。अभी आपने दो वीडियो क्लिप्स देखी। पहला वीडियो चीन के विदेश मंत्री वांग यी का है, जो ताइवान को धमका रहे थे अगर आज़ादी का ख्वाब देखा तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी क्लिप ताइवान के उस नेता की थी जिसका पूरा पॉलिटिकल करियर आज़ादी की मांग पर टिका हुआ है। उस नेता का नाम है लाई चिंगते उर्फ विलियम लाई। उन्होंने 13 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। जीतने के बाद बोले, हम चीन से नहीं डरते। ये टकराव अभी तक जुबानी है, मगर कब धरातल पर उतर जाए दावे से कहा नहीं जा सकता। विलियम लाई 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि उससे पहले ही चीन की बौखलाहट बढ़ने लगी है। आशंका है कि वो हमला भी कर सकता है। तो आज हम जानेंगे विलियम लाई की पूरी कहानी क्या है, लाई की जीत से चीन परेशान क्यों हो रहा है और ताइवान के रिजल्ट का बाकी दुनिया पर क्या असर होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले करते हैं ताइवान की बात। ताइवान एक स्वायत्त द्वीप है जो खुद को अलग मुल्क मानता है, मगर चीन उसकी इच्छा में दिलचस्पी नहीं लेता। वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। अधिकांश देश इसी पॉलिसी का पालन करते हैं, इसमें भारत भी शामिल है। वे ताइवान को संप्रभु नहीं मानते। संप्रभु मानने वाले देशों की संख्या 14 जनवरी 2024 तक 13 थी। 15 जनवरी को ये 12 रह गई। नाउरू ने वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करने का ऐलान किया। नाउरू प्रशांत महासागर में बसा द्वीपीय देश है। आबादी लगभग 12,500। जानकार कहते हैं उन्होंने चीन के दबाव में फैसला लिया। नाउरू की कहानी फिर कभी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल लौटते हैं ताइवान पर। ताइवान में 13 जनवरी को राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराए गए। ताइवान में एक सदन वाली संसद है, नाम है युआन। इसमें 113 सदस्य होते हैं। संसद का काम कानून बनाना है। भारत में भी संसद विधान बनाती है, हालांकि मामला थोड़ा अलग है। पहली बात, भारत की संसद में 2 सदन है। दूसरी बात, यहाँ लोकसभा में बहुमत दल का नेता सरकार का प्रतिनिधि बनता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। भारत में असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति की शक्तियां नाम मात्र की हैं। ताइवान थोड़ा अलग है। वहाँ असली ताकत होती है राष्ट्रपति के पास। वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वो अपने फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। राष्ट्रपति विदेश नीति तय करते हैं, दूसरे देशों के साथ समझौता करते हैं और चाहे तो जंग का ऐलान भी वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार भी है। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट के मुखिया होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ताइवान के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 4 बरस का होता है और एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ये इस बार देखने को भी मिला। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि डीपीपी की साई इंगवेन 2016 और 2020 में चुनाव जीती थी, इसलिए इस बार के चुनाव में उम्मीदवारी नहीं पेश कर पाई। उनकी जगह पर डीपीपी ने विलियम लाई को खड़ा किया। लाई फिलहाल ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 40% से ज्यादा वोट मिले। ताइवान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट के तर्ज पर कराया जाता है। वोटर्स एक कैंडिडेट को चुनते हैं और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। 50% से अधिक वोट हासिल करने की बाध्यता नहीं होती, इसलिए 40% वोट्स के साथ लाई विजेता बन गए। दूसरे नंबर पर कुओमिंतांग पार्टी KMT के हाउ यू ही थे। इनको 33% वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे वेनजे के हिस्से में आए 26% वोट। उनकी पार्टी का नाम है ताइवान पीपल्स पार्टी TPP। DPP और KMT की तुलना में ये काफी नई है। TPP की स्थापना हुई थी 2019 में। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त वोट हासिल हुए हैं। ये तो हमने आपको बता दी ताइवान में चुनाव की कहानी। अब बताते हैं विलियम लाई कौन है। अक्टूबर 1959 में पैदा हुए। वनली जिले में उनके पिता कोयले की खदान में मजदूरी करते थे। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लाई 2 बरस के थे, पिता की खदान हादसे में मौत हो गई। बाद में मां ने उनकी परवरिश की। लाई को विरासत में गरीबी और अभाव मिले थे। उस माहौल में उन्होंने कड़ी मेहनत की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। लाई ने नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की, फिर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ से मास्टर किया, फिर वापस लौटे। ताइवान से ही मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, किडनी का इलाज करने लगे। उस दौर में ताइवान में सैन्य तानाशाही चल रही थी। 1980 के दशक में सैन्य शासन खत्म हुआ। ताइवान में राजनीतिक सुधार शुरू हुए।
लाई की दिलचस्पी भी इस वक्त राजनीति में हुई। 1994 में ताइवान में प्रांतीय गवर्नर के चुनाव हुए। उस समय लाई ने डीपीपी के कैंडिडेट का समर्थन किया, उनके पक्ष में कैंपेनिंग भी की। 1996 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। 1998 में पहली बार वो संसद पहुंचे। उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार चुनाव जीतते रहे। फिर 2010 में ताइवान के मेयर बने। 2017 तक मेयर के पद पर उन्होंने काम किया। इस दौरान उनकी छवि एक ईमानदार और कर्मठ नेता की बनी। 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति साई इंग वेन ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। लोकल इलेक्शन में पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी। फिर आया 2019 का बरस। डीपीपी के अंदर प्राइमरी चुनाव हुआ। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार तय करने के लिए इसमें लाई ने साई इंग वेन को कड़ी टक्कर दी। हालांकि साई ने उन्हें पछाड़ दिया। फिर विलियम लाई उनके रनिंग मेट बन गए। 2020 के चुनाव में डीपीपी जीत गई। साई इंग वेन राष्ट्रपति बनी, लाई उपराष्ट्रपति बन गए। 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव हुआ। साई ने 2 टर्म्स की लिमिट पूरी कर ली थी, इसलिए इस बार वो खड़ी नहीं हुई, लाई खड़े हुए और अंततः उनकी जीत भी हुई। वो मई 2024 में शपथ लेंगे। हालांकि उससे पहले उनकी विचारधारा को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, ताइवान की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में एक मुद्दा हमेशा नत्थी रहता है, चीन का। एक तरफ चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, किसी भी तरह से मिलाने का ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ ताइवान का एक धड़ा संप्रभुता पर अड़ा हुआ है। ये ताइवान को एक आज़ाद मुल्क की तरह देखना चाहता है। विलियम लाई इस धड़े के सबसे बड़े पैरोकारों में से रहे हैं। इसी वजह से चीन उन्हें कतई पसंद नहीं करता। अलगाववादी और गुंडागर्दी करने वाला नेता बताता ये भी कहता है कि लाई के चलते ही ताइवान में जंग होगी। हालांकि चुनावी कैंपेन में लाई संयमित दिखे, बोलते रहे कि हम चीन के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, हालांकि हम किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। 台湾人民用行动成功抵御外部势力的介入，因为我们相信自己的总统自己选。使命，我将依照中华民国的宪政体制，不卑不亢，维持现状，在对等尊严的前提下，用交流取代围堵，对话取代对抗，自信地和中国展开交流合作，增进两岸人民的福祉，达到和平共荣的目标。然而，面对中国的文攻武吓，我也有守护台湾的决心。我们并没有进行任何的挑衅，台湾只是想要维持民主自由的生活体制。ये तो हो गई लाई की जीत की कहानी। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की। पूछा लाई के कार्यकाल में ताइवान का अप्रोच कैसे बदल सकता है, क्या वो चीन को लेकर ज्यादा अग्रेसिव होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो ये थोड़ा अलग है कि तीसरी बार ये कार्यकाल जो है वो उसमें डीपीपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए हैं। इससे पहले अक्सर 8 साल का एक साइकिल चलता था केएमटी में और डीपीपी में। तो ये बदलाव है एक तरह से कि जो ताइवान के लोग हैं वो चाहते हैं कि डीपीपी सत्ता में रहे। और जहां तक विलियम लाई की बात है, उनके पूरे कैंपेन के दौरान यही बार बार कहा गया कि वो जो काम साई इंग वेन पिछले 8 साल से करती आई हैं उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास बदलाव आने वाला है नीतियों में, पर यही है कि डीपीपी के जो भी नेता हैं वो हमेशा लोकतंत्र को और संप्रभुता को लेकर बहुत उनका ध्यान केंद्रित रहता है। उनकी बातचीत में हमेशा वो नजर आता है। तो वही लोकतंत्र और संप्रभुता की बात लगातार होती रहेगी। हालांकि ये चुनावों के दौरान ही चीन ने अपना रुख साफ किया था कि उनको विलियम लाई उनके पसंद के नेता नहीं है और उनको वो अलगाववादी मानते हैं एक तरह से। पर क्या ये और तनाव लाएगा चीन के साथ संबंधों में, ये तो आने वाले महीनों में पता चलेगा। चीन डीपीपी और लाई से कभी खुश नहीं रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चुनावी नतीजे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि ताइवान ना तो कभी देश था, ना है और ना ही कभी होगा। 台湾地区的选举，这是中国的一个地方事务，所以不管选举结果如何，它都改变不了世界上只有一个中国，台湾
是中国一部分的基本事实。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不是。台湾岛内谁想搞台独，就是分裂中国的国土，必将遭到历史和法律的严惩。 वांग यी का बयान हताशा और नाराजगी से भरा हुआ था। हमने एक्सपर्ट से पूछा क्या हालिया नतीजे के बाद चीन का प्लान संकट में है। जाहिर है चीन हालांकि अक्सर ताइवान के चुनावों पर टिप्पणी करने से बचता है, वो इसलिए क्योंकि वो तो ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है और वहाँ के चुनावों को किसी तरह से भी वो एंडोर्स नहीं करना चाहता, जब उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। पर हाँ, ये बात अलग है कि इस तरह के तीसरी बार ये कार्यकाल जो मिला डीपीपी को, उसको लेकर वहाँ के बहुत ही वरिष्ठ राजदूत जो विदेश मंत्री भी हैं अब, वांग यी ने साफ कहा कि यदि कोई भी इस तरह से स्वतंत्र होने की कोशिश ताइवान करेगा तो उनको बहुत कड़ी सजा उसकी या कड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। ये चीन कई बार कह चुका है। 2005 से एक नेशनल सक्सेशन लॉ पास हुआ था, तब से ये बात सामने है और हाल ही में 2022 में एक और वाइट पेपर, श्वेत पत्र भी इशू करके उन्होंने ये बात दोहराई थी कि यदि स्वतंत्रता की किसी तरह से घोषणा ताइवान करता है तो सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता है चीन। तो ये बात लगातार साफ है, पर इसको फिर से दोहराना ठीक चुनावों के नतीजे आने के बाद एक तरह से दर्शाता है कि बीजिंग में जो नेता हैं वो इस चुनाव के नतीजों से खुश नहीं है और वो कुछ ना कुछ अलग तरीके अपनाएंगे कि किस तरह से अपना प्रभाव और दबाव बनाए रखें ताइवान के ऊपर आने वाले समय में। चीन ताइवान को धमकाने के लिए फाइटर जेट्स भेजता रहा है। अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी की थी। हालिया चुनाव में उसने डीपीपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी की, हालांकि वो सीधी लड़ाई से बचता रहा है। ताइवान पर प्रेशर डालने के लिए चीन और क्या कर सकता है? ये जो आपने दबाव के तरीके क्या हो सकते हैं इस पर प्रश्न किया है, तो कई तरह से इस पर दबाव बनाया जा सकता है। जैसे आपने अभी कहा कि आज ही ये खबरों में है कि नारुरू जो एक छोटा सा टापू, छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में एक तरह से, उसने अपनी जो औपचारिक रिकग्निशन है वो ताइवान से हटाकर चाइना मतलब बीजिंग को शिफ्ट कर दी है और अब केवल 11 देश बचे हैं जो ताइवान को, जो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और कम्युनिस्ट चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो वहां से स्विच किया है। आप देखें कि डीपीपी के पिछले 8 सालों में जब साई इंग-वन राष्ट्रपति बनी रही वहां की, इस समय के दौरान करीब 8 देशों ने ठीक इसी तरह से अपनी औपचारिक जो रिकग्निशन थी वो ताइवान से हटाकर बीजिंग की ओर की है। तो सबसे सक्षम जो सटीक तरीका, रणनीति जो बीजिंग की है वो यही है कि एक के बाद एक देश जो हैं वो औपचारिक रिकग्निशन ताइवान से हटाकर मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना को करें और एक समय ऐसा आए कि शायद कोई देश ऐसा ना हो विश्व में जो ताइवान को एक संप्रभुता वाला राष्ट्र मानता हो, तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप जाहिर हो जाएगा कि पूरा विश्व जो है वो आज ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। एक तो ये धीमे तरीके से रणनीति है, लंबी समय में उसको बदलाव लाने की कोशिश है। पर आपने जिक्र ये भी किया कि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्पीकर हैं 2022 के अगस्त में वो ताइवान अचानक आई थी। तो ऐसे जब तनाव बनता है तो चीन के पास और भी कई इस तरह के कहें कि हथकंडे हैं जो वो अपना सकता है। अब बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि ताइवान बहुत बड़ा निर्यात करता है, करीब 450 बिलियन डॉलर के आसपास। मान लीजिए जितना भारत का निर्यात है उतना ही केवल ताइवान का निर्यात है, और उस निर्यात में करीब करीब आधा निर्यात तो चीन को ही होता है। अब देखें 2022 और 23 में क्या हुआ कि जब नैन्सी पेलोसी आई वहां, तो जो निर्यात का हिस्सा था ताइवान का जो चीन को जाता था वो करीब 40%, 39% था, एक ही साल में घटकर 35 और 36% के बीच में आ गया। तो किस तरह से
जो चीन है वो अपने व्यापार को इस्तेमाल करता है। आपने ऑस्ट्रेलिया का भी इससे पहले उदाहरण देखा था। और चीन के मुकाबले में ताइवान का जो निर्यात है वो पूरी यूरोपियन यूनियन को करीब 10% है और अमेरिका को करीब 20% है। तो उसका निर्यात का जो व्यापार का हिस्सेदार है वो चीन है सबसे बड़ा, तो वो भी वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लाई की जीत पर बधाई संदेश भेजा। इससे चीन नाराज हो गया, बोला कि स्वीकार्य नहीं है। फिर जो बाइडेन ने मामला संभाला, बोले हम ताइवान को आजाद मुल्क नहीं मानते। लाई की जीत का अमेरिका चीन संबंधों पर क्या असर होगा, एक्सपर्ट से समझते हैं। जाहिर है कि अमेरिका में लोगों को लग रहा है कि उनके लिए ये एक तरह से अपनी जीत है, उनके लिए लोकतंत्र की जीत है और चीन से लगातार तनाव में लड़ने के लिए उनके लिए और सहायक हो सकता है। और जहाँ तक आपने बात कही कि पहले टिप्पणी आई वहाँ के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की, फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सफाई दी उस पर, ये लोकतांत्रिक देशों में अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग नेता एक संदेश परोक्ष रूप से देना चाहते हैं। कोई एक नेता कुछ कहते हैं, दूसरे नेता दूसरी तरह से सफाई देते हैं। और खासकर अमेरिका की नीति जो ताइवान को लेकर है, इसमें कम से कम मुझे याद है पिछले 4 सालों में 4 बार ऐसा हो चुका है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर ये कहकर आ गए कहीं किसी एक सम्मेलन में या दूसरी जगह कि वो सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताइवान की सुरक्षा के लिए। फिर ठीक कुछ ही घंटों में एक सफाई या व्हाइट हाउस से या कहीं दूसरी जगह से आ जाती है कि नहीं, अमेरिका की जो नीति है ताइवान को लेकर वो वन चाइना पॉलिसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि वन चाइना पॉलिसी भी बहुत इंटरेस्टिंग है अमेरिका की, जिसमें वो एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो वो अलग बात है। पर ये जो अलग अलग टिप्पणी आई है विदेश मंत्री से और राष्ट्रपति से, वो अक्सर ऐसा होता है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ताइवान जाते रहे हैं, हमने उनसे पूछा वहाँ के आम लोग चीन को किस तरह से देखते हैं और अमेरिका को लेकर उनकी क्या राय रहती है। आपने सही कहा कि मैं ताइवान यात्राओं पे जाता हूँ और हाल ही में नवंबर में भी वहाँ था। जो 4 बड़े शहर वहाँ के हैं, चारों शहरों में जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, विश्वविद्यालय हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनसे बातचीत हुई। और मुझे अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि शायद आज जो ताइवान है वो अमेरिका और चीन का जो द्वंद्व है, एक तरह से तकनीक का और व्यापार का युद्ध जो है, उसमें एक मोहरा बनकर रह गया है। और अक्सर ऐसे मुझे बताया जाता है कि शायद आज ताइवान के लोगों का अपना जो विश्लेषण है कि उनको कितना खतरा है चीन से, वो उतना ज्यादा खतरा उनको नहीं लगता जितना अमेरिका को लगता है कि ताइवान को खतरा है चीन से। तो यही बात कि आज शायद ताइवान जो है वो एक मोहरा बनकर रह गया है। यहाँ अमेरिका लगातार इसके लोकतंत्र का जो एक उदाहरण है वो कम्युनिस्ट चाइना के लोगों के सामने पेश करना चाहती है कि आप लोकतंत्र से भी विकसित हो सकते हैं और लोकतंत्र होना चाहिए। चीनी लोग अपनी सभ्यता को नजर में रखते हुए भी लोकतंत्र अपना सकते हैं। तो ये सब तरीके एक आज अमेरिका के हैं और अमेरिका के हथियारों का एक बड़ा निर्यात होता है ताइवान को। एक तरह से वो भी कह सकते हैं कि विश्व का करीब 1/4 हिस्सा का व्यापार जो हथियारों का है वो निर्यात अमेरिका से होता है। और हाल ही में 2022 में जो उन्होंने ताइवान पॉलिसी एक्ट पास किया, उसमें ये लिखा गया कि वो ताइवान को अपना नॉन नेटो एलाई मानते हैं और अगले 5 सालों में 4.5 खरब डॉलर की सैन्य सहायता देंगे। तो एक वो व्यापारिक उसमें पहलू भी है अमेरिका का और लोकतंत्र का भी एक उसमें बात है कि जो चीन के साथ तनाव है उसमें लोकतंत्र का वो हमेशा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जतलाने को, ये दिखाने को कि चीन जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है और ताइवान है। तो ये आज मौलिक तौर पे ये कि लगता है ताइवान के विशेषज्ञों को आज के वो शायद चीन और अमेरिका के आपसी द्वंद्व में एक मोहरा बनते जा रहे हैं। ताइवान में शांति और स्थिरता भारत और बाकी दुनिया के लिए कितनी अहम है? यदि देखें कि हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीतियों को लेकर बहुत गहमा गहमी से बहस छिड़ी हुई है और उसमें केंद्र में उसके मुद्दा यही है कि किस तरह से चीन पर अंकुश लगाया जाए। जो चीन का रवैया है, सोच है, तरीका है, वो शायद विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं, खासकर अमेरिका और उसके दोस्त जो देश हैं, उनको उनमें कुछ परेशानी है। इसलिए वो जो पूरा एक
ध्यान केंद्रित हुआ वो हिंद प्रशांत सागर में, वो चीन पर रोक लगाने के लिए है। और इस क्षेत्र में यदि कोई कारण हो सकता है संकट खड़ा होने का, तो वो जाहिर है कि चीन के ताइवान से ताल्लुकात कैसे रहते हैं, उनमें कोई परेशानी आ सकती है, या अमेरिका किस तरह से ताइवान का इस्तेमाल करेगा चीन से अपनी बात मनवाने में। तो ताइवान मोटे तौर पे इस पूरे क्षेत्र में धीमे से बढ़ते हुए तनाव का एक तरह से केंद्र बिंदु है। तो यदि यहाँ पर स्थिरता की चिंता होती है तो पूरे क्षेत्र में उसका असर होने वाला है। सो ताइवान में यदि कोई परेशानी या तनाव बनता है तो उसका जो असर है पूरे क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि ये जो तनाव है वो दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच में होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ताइवान में स्थिरता बनी रहे, ये भारत की भी लगातार कोशिश रहेगी, और मुझे लगता है कि दूसरे देशों की भी, अमेरिका और चीन की भी कोशिश होगी कि स्थिरता बनी रहे। तनाव किसी हद तक हो सकता है, पर वो युद्ध के रूप में ना पनपे, ना उभरे, ये मुझे लगता है कि ये सभी के हित में है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।